से एक भी क्वेश्चन कहीं पे भी नहीं जाएगा, ना ही पॉइंट छूटेगा। बस जितना बता रहा हूँ उतना आप अच्छे से ध्यान रखना। जो डेट मैं अभी करवा रहा हूँ वो डेट आप याद रखना, बहुत इजी तरीके से डेट याद हो जाएगा। मैंने बिल्कुल क्रॉनिकल ऑर्डर में लिखा है, सीक्वेंस वाइज लिखा है। हेलो एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे। गाइस, आज आपको मैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भारत में राष्ट्रवाद, इसके अंदर के जितने भी डेट्स हैं, आपको पता है कि एसएसटी के अंदर में जब तक आप डेट मेंशन नहीं करोगे, जब तक आपका परफेक्ट आंसर नहीं बनता है। वही आज पहली बात, मतलब फर्स्ट क्लास आपकी, सेकंड मतलब 3 से 4 क्लास में आपका कंप्लीट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट इन द सेंस क्या टॉपिक, जैसे सविनय अवज्ञा होंगे, हो गया आपका रोलेट एक्ट, हो गया प्रथम विश्व युद्ध के समय में भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी थी, ये हो गया। ये सारी चीज़ें मैं आपको कवर करवाने की कोशिश करूंगा। लेकिन मेरे दोस्त एक चीज़ याद रखना, ये डेट जो है ना, ये डेट मेंशन रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि एसएसटी का पेपर आंसर सीट जब परफेक्ट बनता है ना, जब आपके साथ डेट के साथ मेंशन होता है। हिस्ट्री का मतलब क्या हुआ, एक डेट, एक पास्ट जो बीत चुका है। इसीलिए मैं आज मतलब पहली क्लास मैंने इसलिए ली आपके राष्ट्रवाद के ऊपर में, आपके इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन कहीं पे भी नहीं जाएगा, ना ही पॉइंट छूटेगा। बस जितना बता रहा हूँ उतना आप अच्छे से ध्यान रखना। जो डेट मैं अभी करवा रहा हूँ वो डेट आप याद रखना, बहुत ईजी तरीके से डेट याद हो जाएगा। मैंने बिल्कुल क्रॉनिकल ऑर्डर में लिखा है, सीक्वेंस वाइज लिखा है, तो आप लोग थोड़ा अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करना। और भाई इसका नोट्स जरूर बना कर रखना, बहुत ज़्यादा रामबाण के काम आएगा। तो चलो मैं आप लोग को बताता हूँ। तो एक चीज़ ध्यान रखना, बस इसको पढ़ने से पहले आपको पहले ये चीज़ बता देता हूँ, फिर मैं आपको लास्ट में एक कुछ चीज़ें बताऊँगा जो आपके हिस्ट्री में एक नंबर भी कटने नहीं देगा आपका, ठीक है। तो चलो सबसे पहला पॉइंट देखते हैं। सबसे पहले आपको होता है भारत में राष्ट्रवाद। आप ये चीज़ बताओ, भारत में राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है? नेशनलिज्म इन इंडिया, इंडिया की बात कर राष्ट्रवाद, पहला दूसरा चैप्टर। राष्ट्रवाद का मतलब होता है कि राष्ट्रवाद अपने देश के प्रति प्यार। एक बात में कहानी खत्म। जिसको अपने देश के प्रति प्यार होता है, लगाव होता है, वो राष्ट्रवाद कहलाता है। क्योंकि देखो, हम नहीं चाहते ना हमारे देश के अंदर में किसी भी तरह की कोई भी दुर्घटना हो, ना चाहते कोई आतंकवादी हो, ना हम चाहते किसी टेरर अटैक हो, किसी भी तरह की कोई भी, हम जब कोई भी बुराइयां नहीं सोचते हैं, अपने देश से हम प्यार करते हैं, उसी का मतलब होता है राष्ट्रवाद, अपने देश से प्यार करना। राष्ट्र मतलब होता है नेशन, नेशन फर्स्ट देन आफ्टर एनीवन। ये आपको पता है कि पहले नेशन होता है फिर कोई और होता है, इसीलिए राष्ट्रवाद की भाषा इसे दी गई है। और आपको इसमें पता चलेगा कि भारत क्यों राष्ट्रवाद कहलाया। इतने दिन बाद, अंग्रेजों के राज करने के बाद भारत जो है यहाँ तक इस पोजीशन पे, आज 75 इंडिपेंडेंस हम मना चुके हैं। उसके पीछे का रीजन क्या है, क्लाइमेक्स क्या है, आपको एक एक चीज पता चलेगा। बस आप ध्यान से सुनते जाना मैं जो आपको बता रहा हूँ। सबसे पहला पॉइंट देखो, कह रहा है यहाँ पे 1857, आपको ये दिख रहा है 1857। 1857 क्या था? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। मतलब क्या? रिवोल्ट की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? रिवोल्ट संग्राम। अब देखो ये 1857 की क्रांति थी क्या? आप सबको पता है 10 मई 1857 को स्वतंत्रता, मतलब कि ये जो रिवोल्ट होता है, यहाँ पे क्रांति छेड़ी जाती है, जिसमें कि मंगल पांडे होते हैं और कई सारे लोग होते हैं। वो मैं टॉपिक पे आऊँगा जब मैं बताऊँगा आपको। लेकिन आपको एक डेट मेंशन करके रखना है कि यहाँ पे 10 मई का डेट था। क्या था यहाँ पे? एक्चुअल में 10 मई 1857 का डेट था, जो कि यहाँ पे सबसे पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। और ये हुआ था आपका मेरठ से स्टार्ट होके दिल्ली तक। कहाँ तक हुआ था? यहाँ पे मेरठ से दिल्ली तक आई थी बात। तो ये भी चीज़ आपको याद रखना है कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 में हुई थी, जो कि 10 मई का डेट था। और भाई ये किसी भी एग्जाम में आपका सीधा डेट पूछता है, तो आपको ये चीज़ पता चल गया यहाँ पे कि 1857 राष्ट्रवाद के पीछे सबसे पहला पॉइंट 1857 याद रखना है। 1857 जो कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। अब दूसरी बात करते हैं, 1870 की बात करते हैं। आपको पता है हमारा देश है, हमारे देश में राष्ट्रगान, वंदे मातरम, राष्ट्रगीत सब गाया जाता है। तो इसमें जब ये सारी चीज़ें होने लगी थी, तो दूसरा डेट आपको याद रखना है 1870। 1870 में क्या हुआ था? बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा वंदे मातरम की रचना की गई थी। तो आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और ये बनता है कि वंदे मातरम कब लिखा गया था? तो 1870 में लिखा गया था। ध्यान से सुनना, डेट बहुत जल्दी याद हो जाएगा। और किसने लिखा था? बंकिम चंद्र द्वारा ये चीजें लिखी गई थी। ठीक भाई, ध्यान सुनना। तीसरा पॉइंट है और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके पेपर में आएगा, 1885 कांग्रेस की स्थापना होता है। अब पहला अध्यक्ष जो होता है इसका विमेश चंद्र बनर्जी होता है। आपको ये चीज याद रखना है, कांग्रेस की स्थापना 1885, जो आज राहुल गांधी वाले कांग्रेस देख रहे हो ना, इसी की बात कर रहे हैं। सबसे पहले कांग्रेस की स्थापना होती मेरे भाई ये 1885 में। कब होती है? 1885। एग्जैक्ट डेट इसका था 28 दिसंबर। क्या था यहाँ पे? 28 दिसंबर
और एंटोनियो होम ने एओ होम ने इसका क्या क्या था, एओ होम ने इसकी स्थापना की थी, मतलब ब्रिटिशर्स था। इसकी जरूरत क्यों पड़ गई? अब बताऊँ आपको कि जो कांग्रेस है, कांग्रेस की स्थापना इसलिए की थी, एक्चुअली वो लोग चाहते हैं हमारा फायदा हो, लेकिन इसमें धीरे धीरे इंडियन पर्सन उसमें मिल मिल के अपने देश के लिए बात करने लग गए। अभी आगे कहानी बताऊंगा। 1885 याद रखना है, प्रथम कांग्रेस की जो हमारे देश में स्थापना होता है 1885 में होता है। एग्जैक्ट डेट होता है 28 दिसंबर, इसलिए 28 दिसंबर को कांग्रेस दिवस भी मनाया जाता है। ये चीज़ याद रखना और जगह भी लिख लो, मुंबई में। आज क्या था हमारा, ये मुंबई में था, ठीक भाई, ये मुंबई, अब तो बम्बई बोला जाता था, अब मुंबई है। और एक चीज़ याद रखना, ये कौन सी यूनिवर्सिटी था, गोकुलदास तेजपाल यूनिवर्सिटी। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बच्चे ने पढ़ लिया हुआ, लेकिन आप इस वीडियो के बाद में ध्यान से पूछना किसी से कि जो कांग्रेस की स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 को, जिसको एओ होम ने स्थापना किया था और पहला अध्यक्ष था व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो भाई साहब ये बताओ सबसे पहले कि यहाँ पे ये हुआ कहाँ था, तो सब बता देंगे मुंबई हुआ था, लेकिन मुंबई में भी एग्जैक्ट लोकेशन था जो कि बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था कि गोकुलदास तेजपाल यूनिवर्सिटी नाम था जहां पे सबसे पहले कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ठीक है भाई, अगला पॉइंट याद रखते हैं 1905 बंगाल का विभाजन। लॉर्ड कर्जन वहां का था, वायसराय था। अब एक चीज याद रखो, 1905 की बात करते हैं, 1905 यहाँ पे बंगाल, आपको पता है जो अंग्रेज लोग ने एंटर किया हमेशा किससे, बंगाल के एरिया से एंटर किया। अब बंगाल का विभाजन कर दिया गया, मतलब बंगाल को छोटे छोटे पार्टों में, प्रांतों में बांटना शुरू कर दिया। और उस टाइम ब्रिटिश का गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड कर्जन। इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, ऐसे याद रखना, बंगाल का विभाजन 1905 में होता है और लॉर्ड कर्जन उस टाइम क्या होता है, भारत का, भारत में ब्रिटिशर्स का गवर्नर जनरल होता है, लॉर्ड कर्जन नाम याद रखना। उसके साथ साथ में एक काम और होता है 1905 में, जो हमारे देश में अमिंद्रनाथ टैगोर जी थे, जिन्होंने भारत माता, जो आप भारत माता देखते हो ना स्कूल्स में बने होते हैं अपन लोग के स्कूल में, तो भारत माता के चित्र भी इसने ड्रॉ कर दिया था। कब, 1905 में। अब ये चीज़, ये दोनों चीज़ हो गया, मतलब देखो आपको सबसे पहले वहाँ पे 1857 में क्रांति होती है, ठीक है। उसके बाद आपके धीरे धीरे कहानी 1870 तक आता है। यहाँ पे 1870 में आपके बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम लिख दिया। फिर आपके अगला 1885 आता है, कांग्रेस ने यहाँ पर अपनी स्थापना कर ली, मैंने आपको सारी डिटेल बता दिया। देन आफ्टर 1905 आता है, बंगाल का विभाजन होता है और भारत माता की चित्र भी इसी डेट में बनाई जाती है। क्वेश्चन पूछा जाएगा किस तरह से मैं आपको बताऊंगा, और जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ ये चीज इधर फिल्टर करके चलो ब्रेन में, कि जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो आंसर लिखने में, ठीक है। तीसरे पॉइंट की बात करते हैं, 1906 की बात होती है। आगा खां और नवाब सलीमुल्लाह, ये क्या होता है, मुस्लिम लीग की स्थापना करते हैं। अब मुस्लिम लीग की स्थापना क्यों, जैसे कांग्रेस बन गया, अब ये मुस्लिम लीग अपना एक अलग प्रांत चाहते थे, अलग एक पार्टी बनाना चाहते थे, समझ रहे हो। यहाँ पे 2% था, तो क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि 1906 में क्या होता, आगा खां और नवाब सलीमुल्लाह ने मुस्लिम लीग की स्थापना की थी, ठीक है भाई। सीक्वेंस वाइज डेट चल रहा है यहाँ पे। अगला था 1907, मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखो, कांग्रेस का विभाजन हो जाता है नरम दल और गरम दल। भाई 2022 में ये क्वेश्चन पूछा था कि नरम दल और गरम दल का विभाजन कब हुआ था, तो आप लोग याद रखोगे कब हुआ था, 1907 में हुआ था। ये नरम दल गरम दल क्या था, देखो कांग्रेस बना, उसके अंदर में पार्टियां होती, तो नरम दल गरम दल, जैसे गांधी जी हो गए, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू हो गए, अब लाला लाजपत राय हो गए, भगत सिंह हो गए, सुभाष चंद्र बोस हो गए, उसमें कुछ लोग जो थे वहाँ पे गर्म खून के थे और कुछ नरम खून के थे, जो आराम से पेशेंसली डील करना चाहते थे। जैसे गांधी जी हो गए, हमारे नेहरू जी हो गए, सरदार पटेल साहब जी हो गए। तो ये लोग कुछ गर्म दल, नरम दल इसलिए बटा एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट कहते हैं। नरम दल जो कि थोड़ी पेशेंसली दिमाग से काम करते थे, गरम दल जैसे यंगस्टर थे, भगत सिंह हो गए, सुखदेव हो गए, राजगुरु हो गए, ऐसे ऐसे लोग थे जो गरम दल में थे। तो इन दोनों का कभी भी बात नहीं बन पाई, तो ये लोग आपस में ब्रेक करवा लिया, आपस में, मतलब इन दोनों का क्या हुआ, यहाँ पे ब्रेकअप हो गया। इट मीन्स कि कह सकते हो विभाजन हो गया। तो क्वेश्चन ये पूछा गया था कि एक बार यहाँ पे यूपीपीसीएस के अंदर में कि 1907 के अंदर में किसका ब्रेकअप हुआ था, वैसा वाला ब्रेकअप मत समझना भाई, ठीक है। 1907 में ब्रेकअप हुआ था, नरम दल और गरम दल में कांग्रेस बट गया था, ठीक है मेरे
भाई। और 1911 में दिल्ली दरबार लगता है और यहाँ पे बंगाल का विभाजन को रद्द कर दिया जाता है और यहाँ से 1911 में ही एक डिसीजन लिया जाता है, अब भारत की राजधानी कलकत्ता से शिफ्ट किया जाएगा दिल्ली। जो आज अपने दिल्ली को देख रहे हो भारत की राजधानी है। 1911 में ये फैसला लिया गया था कि जो ब्रिटिशर्स लोग ने बंगाल को अपना राजधानी बनाया था, वहाँ से दिल्ली, यहाँ पे दिल्ली दरबार लगा था और इस दिल्ली दरबार में ब्रिटिशर्स का ये कहना हो गया कि अब बंगाल को छोड़ के अब हम दिल्ली को अपना कैपिटल बनाएंगे, इसलिए भारत की राजधानी क्या हुई, दिल्ली हुई। फिर अगला डेट आता है 1914, प्रथम विश्व युद्ध। दुनिया बच्चा बच्चा जानता है, आप लोग बचपन से पढ़ के आ रहे हो, लेकिन एक कहानी ध्यान से सुनना। प्रथम विश्व युद्ध 1914 में शुरू होता है और आपको पता है क्या होता है यहाँ पे, और 1918 में ये क्या हुआ, खत्म हो जाता है। यहीं से भारत की थोड़ी सी इंडिया में मतलब एक लहर आना शुरू हो जाता है। कहते प्रथम विश्व युद्ध हमारे लिए थोड़ा सा बेनिफिशियल था। बेनिफिशियल इसलिए था क्योंकि जब ब्रिटेन के अंदर में, ब्रिटेन भी था उसमें, जब ब्रिटेन में लड़ाइयाँ हो रही थी, विश्व युद्ध चल रहा था, तो ब्रिटेन की सेना कमज़ोर पड़ने लग गई थी क्योंकि उनके पास सेना का शॉर्टेज था। और इंडिया में जो भी सेना को इम्प्लीमेंट कर रखा था, यहाँ से सेना को बुला बुला के ब्रिटेन ले जाया जा रहा था, यूरोप भेजा जा रहा था। यहाँ पे जो गर्म दल नरम दल वाले थे हमारे, ये लोग आराम से तसल्ली से ये मौका देख रहे थे कि कब ये लोग अंग्रेज, जो ये हमारे पास, जो हमारे देश में अंग्रेज लोग ब्रिटिशर्स राज कर रहे थे, जो इनके ऑफिसर्स थे, ये कब वहाँ पे ब्रिटेन को ओर जाए। तो अच्छा मौका था प्रथम विश्व युद्ध का। ब्रिटेन वालों को सेना की कमी पड़ी, हमारे लोग तो गए उसमें ज़बरदस्ती, अभी आगे बताऊंगा टॉपिक में, लेकिन ब्रिटेन की काफ़ी सेना यहाँ से बाहर गई और उनको लगा इंडिया वाले तो कुछ करेंगे नहीं, उसको क्या पता यहाँ पे काम कुछ और चल रहा था। जैसे ये गए, हमारे पास बहुत अच्छा मौका हो गया, हमने चारों तरफ से हर चीज़ को कवर कर लिया। जब ब्रिटेन को ये सब बात पता चलती, जब तक तो बहुत ज़्यादा देर हो चुका था। उसके बाद हमारा काम शुरू, लेकिन अगली बात बताऊंगा होता क्या है। जब 1914 का 18 के बीच की कहानी पड़ गया, शॉर्टेज याद रखना, ब्रिटेन की सेना की शॉर्टेज हो गया था ब्रिटेन में, इसलिए वो लोग यहाँ से, हमारा देश इतना जल्दी आज़ाद नहीं होता, इसीलिए यहाँ की सेना वहाँ गई और हम लोगों के पास फ्री माइंड हो गया। हम लोग ने यहाँ पे प्लान करना शुरू कर दिया, हम कैसे अंग्रेजों को अब यहाँ से भगाना शुरू कर दे। एक यही रीजन था, सबसे बड़ा पॉइंट था हमारे लिए 1914 मतलब 1914 और 1918 तक जो विश्व युद्ध चला था, ये हमारे लिए बेनिफिशियल था। लेकिन इसमें एक चीज़ और हो गई थी, जो भारत के सेना, जो भारत में जो लोग थे, यहाँ के लोगों को भी जबरन उसमें धकेला गया था। 1 लाख के करीब सेना को जबरदस्ती भर्ती करवाया गया था प्रथम विश्व युद्ध के अंदर में। यही एक रीजन हो गया। एक चीज़ आपको पता होगा कि ब्रिटेन की एक चीज़ देखो, ब्रिटेन की जो पुलिस वालों की यूनिफॉर्म कैसे होती है, रेड होती थी। कैसे होती थी? रेड, जो आज अपने इंडिया में जो बैंड बाजे वाले को होती है, होती नहीं होती। यही एक फ़र्क है, हमारे पर आज क्या हमने ऐसा उसके इज्जत धज्जियाँ उड़ा दी। हमारे वहाँ पर शादी ब्याह में बैंड बाजे लाल कपड़े पहनते हैं और उनके पुलिस वाले रेड कपड़े पहनते। तो फर्क देख रहे हो ना कहाँ पे, तो ध्यान रखना इस चीज़ का। यहाँ पे ये चीज़ हो जाती है। फिर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, 1915 गांधी जी साउथ अफ्रीका से लौटते हैं, क्योंकि गांधी जी सारी चीज़ समझ रहे थे वहाँ पे। अब याद रखना एक क्वेश्चन और, गांधी जी के जो गुरु थे कृष्ण कुमार गोखले थे। कौन थे? कृष्ण कुमार गोखले। तो गांधी जी को वहाँ से 9 जनवरी, लिख लो भाई ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 9 जनवरी 1915। ये गांधी जी 9 जनवरी 1915 को साउथ अफ्रीका से लौटते हैं, जिसे हमारे देश में NRI क्या बोलते हैं? NRI मतलब कि प्रवासी, क्या बोलते हैं यहाँ पे? प्रवासी दिवस। क्या बोलते हैं भाई यहाँ पे? प्रवासी दिवस मनाया जाता है कब? 9 जनवरी को। इसीलिए मनाया जाता है NRI डे, नॉन रेसिडेंस इंडियन, जो लोग भारत के हैं लेकिन भारत से अभी विदेश में रह रहे हैं और कभी कभार आते हैं, इसीलिए। लेकिन भारत में गांधी जी 9 जनवरी को परमानेंट आ गए, इसके बाद वो वापस नहीं गए। और 1916 में एक मीटिंग होती है, वहाँ पे राज शुक्ला नाम का, याद रखना इंपॉर्टेंट, राज शुक्ला नाम का पर्सन गांधी जी को देखते हैं और वो इनवाइट करते हैं, गांधी जी हमारे देश में ब्रिटिशर्स जो है बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रहे हैं। और जो कहते हैं क्या हुआ, तो वो बताते हैं 1917 में चंपारण, जो कि आप जानते हो बिहार का एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है, छोटे के बड़ा ही डिस्ट्रिक्ट है, मतलब कि यहाँ पे पूर्वी चंपारण, और वहाँ पे नील की खेती के लिए विरोध कर रहे होते हैं और गांधी जी वहाँ पे जाते हैं और पहला सत्याग्रह करते हैं। आगे की बात और भी है, 1917 और 1918 में गांधी जी दोबारा वहाँ पे जाते हैं और खेड़ा मील आंदोलन में वहाँ पे हिस्सा लेते हैं। और 1919 में आपको पता है कि रॉलेट एक्ट आता है, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये मैं आपको करवाऊंगा। और यहाँ पे 13 अप्रैल, अगला क्या आता है? 13 अप्रैल 1919 आपको पता है जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। 1920 में फिर गांधी जी यहाँ पे अपना रोल
शुरू कर देते हैं। ये तो देखो राइटिंग खराब हो भाई, थोड़ा उसके लिए सॉरी, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन जो कर रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो दिल दिमाग में ठान के चलो, क्योंकि भाई ये डेट अगर आपके सीक्वेंस में याद नहीं होंगे तो आपका पेपर में ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं होगा। तो हिस्ट्री हमेशा कहती है कि आप मुझे डेट दो, डेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आपको काफ़ी सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेगी। जैसे आप देखो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके अंदर से मैप है, मैप ने ऑलरेडी करवा चुका हूँ, 2 नंबर का इस बार मैप आएगा, 3 नंबर का ज्योग्राफी में मैप आएगा। तो ये सारी चीज़ें समझ गए। लेकिन अब जो और बताता हूँ, अब थोड़ा सा ये पार्ट 2 में कवर करूँगा, इसमें इतना ही जगह हो पाई। एक चीज़ और सुनना, आप लोग के पास बैक टू बैक पेपर ही है। देखो मिड टर्म आपको बता दें, जो टर्म 1 कंसिडर किया गया है, आपका सैंपल पेपर पहले वीक तक आ जाएगा, जैसे मैंने सारा इन्फॉर्मेशन आप लोग को दे दिया है। मिड टर्म आपके शुरू हो जाएंगे 10 के 20 से शुरू हो जाएंगे, 10 अक्टूबर से, फिर आपके 15-16 दिसंबर से आपको होता है प्री बोर्ड, फिर आपको पता है उसके बाद 15 फरवरी से मेन एग्जाम। मतलब आप लोगों के पास अब टाइम नहीं है, तो यही मौका है अपने आप को रगड़ के पढ़ने का और यही मौका है इस बार 90 क्रॉस करने का। मेरे भाई ध्यान से सुनना, लोग कुछ भी बोले टेंशन नहीं लेने का है, बस अपना आपको इस पे फोकस रखो, क्योंकि अभी यही आपका रामबाण है। अगर इतनी सारी चीज़ें हैं तो आपके सामने सारी डेट है, ये सारी चीज़ें याद रखना। और राइटिंग के लिए अगेन सॉरी, बट आप लोग को जो मैं समझा रहा हूँ उसको दिल दिमाग में बिठा लो, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान रखना। और पेपर में जो लिखोगे आपके पास एक एक आंसर के साथ मैं आपको बताऊँगा, कोई जो बच्चा ऑफलाइन में टेस्ट होगा ना, वो टेस्ट में आप लोगों के साथ शेयर करूँगा किस तरह का आंसर लिखना चाहिए। तो देखो आप लोगों के पास टाइम नहीं है, यही मौका है, बस तो 2-4-5 महीने की बात है, सही से लगा दो, जीवन बदल जाएगी, फिर तो आप मौज करते रहो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ पे एक वो बात लग रही है कि आप लोगों के लिए एक बात निकल के आ रही है ना, आप लोग क्या सबके लिए के पास एक फॉर्मेट है, आपने अच्छे से पढ़ाई करो, बढ़िया तरीके से, जो उसको मौज कर रहे हैं मौज करने दो। आप लोगों के लिए एक लाइन है कि ना, आप लोगों के लिए मज़े करने की उम्र में ज़िंदगी हमारे साथ खिलवाड़ कर रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो याद रखना, मज़े करने की उम्र है, ज़िंदगी खिलवाड़ कर रही है, बट यही चीज़ आप लोग को अच्छा रिजल्ट ला के देगा। तो आप लोग टेंशन मत लेना, उसे जो करे करने दो, आप अपने लाइफ पे फोकस रखो, ठीक मेरे भाई, बढ़िया तरीके से करते जाओ, बस यही बोलूँगा। अगर आपको कोई चीज़ डाउट हो किसी तरह को, कमेंट करके जरूर बताना, लाइक अपने दोस्त यार के साथ शेयर जरूर करना, ठीक है दोस्त। थैंक यू सो मच।